हेलो एस्पिरेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने फ़िज़िक्स के पेपर का एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने आपको एक बुक से सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन शो किया था और उसका प्रूफ भी दिखाया था कि सारे क्वेश्चंस उसी बुक से लाइन बाय लाइन उठ कर आए थे। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा कि वो कह रहे थे कि मैं कोई ऐसी ही वीडियो केमिस्ट्री के लिए भी बना कर लाऊँ, जो सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन किसी एक बुक से हों, मतलब किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक से हो। तो मैंने ये जब कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, ये अच्छा आइडिया हो सकता है कि मैं अगर जाकर देखूँ बहुत सारी बुक्स को, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी बुक, जो मैंने नीट में लास्ट जनवरी में खरीदी थी, क्योंकि लास्ट जनवरी में मैंने इसलिए खरीदी थी, मैंने बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी कर ली थी। लास्ट वाली ये वाली उठाई थी, जिसको मैंने ज़्यादा किया भी नहीं, थोड़े ही से क्वेश्चंस किए थे। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड नीट की आती है। तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड मैंने स्टार्ट किया। उसमें देखा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स पे थे, जो कि पेपर में आए हुए थे। लेकिन मेरा जो क्राइटेरिया था कि लाइन बाय लाइन आने चाहिए क्वेश्चंस, जो हैं कॉन्सेप्ट्स, जो लाइन है, जो वैल्यूज़ वो सारी मैच करें, उस हिसाब से वो बुक नहीं थी। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, कोई भी वैसे नहीं मिले, तो इसलिए मैंने उस बुक को छोड़ दिया। फिर मैंने एमटीजी की बुक उठाई, एमटीजी की फिंगर टिप्स। उसमें तो और अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए थे, मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो नीट के लेवल के थे, नीट की तरह के थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। लेकिन फिर वही बात कि लाइन बाय लाइन की जो बात आ जाती है कि ऐसा लगे क्वेश्चन वहीं से उठा है, वैसी बात वहाँ भी नहीं दिखी। जैसा कि फिज़िक्स में मैंने आपको प्रूफ दिखाया था कि डीसी पांडे में से ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस वहीं से उठे हैं। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसी बात एमटीजी में या एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड में या अदर बुक्स भी मैंने देखे, उसमें भी नहीं मिली मुझे, ठीक है? लास्ट में मैं जब रिसर्च करते एक ऐसी बुक पे पहुँचा जहाँ से मुझे लगा कि हाँ, सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है यहीं से आए हैं। क्योंकि फिर मुझे लगा कि ये बिल्कुल डिट्टो उठकर आ गया है, वैल्यू तक सेम है। और वो बुक आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो है हमारी एनसीईआरटी की बुक। और मैंने जब इसके क्वेश्चंस देखे तो मैं भी उतना ही शॉक था जितने अभी आप शॉक होने वाले हो। क्योंकि मैंने अपनी तैयारी मॉड्यूल से की थी या प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूसरे अदर बुक से की थी, लेकिन एनसीईआरटी फिज़िकल में टच नहीं किया। मैं पर्सनली ये बिलीव रखता था कि फिज़िकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना पाप है। लेकिन अब मेरा चेंज हो चुका है ये मानना कि फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी से। अगर आप पढ़ते नहीं हो तो इवन बैक एक्सरसाइज़, एग्ज़ाम्पल्स ये आपको ज़रूर करने पड़ेंगे, ठीक है? इस सब बातों का प्रूफ़ मैं आपको दिखाऊँगा। साथ ही साथ ये बता दूँ, मैंने एनसीईआरटी तो फ़ॉलो की थी ऑर्गेनिक में एंड इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में कम फ़ॉलो की और फिज़िकल में तो फ़ॉलो ही नहीं की। तो भी मेरे केमिस्ट्री में 175 आउट ऑफ 180 आ गए थे, ठीक है? तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। इसमें पूछा हुआ था कि एंट्रोपी किसमें इंक्रीज होगा। तो सबसे पहला है लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर। लिक्विड जो है वो वेपर में जा रहा है, ठीक है? पहला लिक्विड वेपर में है। मैं एनसीईआरटी दिखाते जाता हूँ। एनसीईआरटी में सेम प्रॉब्लम था। प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। ये सब्जेक्टिव था ना, तो उसमें दोनों पूछा हुआ था। एक लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, उसमें क्या पूछा है? लिक्विड वेपर में जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी फर्स्ट ऑप्शन है, लिक्विड वेपर में, लिक्विड सॉलिड में, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर जो है वो 130 से 0 केल्विन पर लो हो रहा है। टेम्परेचर 130 से 0 पे आ रहा है और यहाँ पे बोल रहा है 0 से टेम्परेचर 115 पे जा रहा है। यानी आप अगर देख रहे हो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में उसने क्या चेंज किया, लिक्विड वेपर में जा रहा है, जबकि यहाँ पे लिक्विड सॉलिड में जा रहा था, वेपर सॉलिड। यहाँ पर टेम्परेचर लो कर रहा है वो, जबकि इधर हाई हो रहा था। थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो NaCO3 है, जो कि Na2CO3 CO2H2O में जा रहा है। यहाँ पर भी सेम NaCO3 Na2CO3 CO2H2O में जा रहा है, बिल्कुल डिट्टो। फोर्थ ऑप्शन को देखें तो Cl2 है, 2Cl में जा रहा है, H2 है, 2H में जा रहा है। मतलब गैसियस है, डाइमोलिकुलर, वो एटम्स में चेंज हो रहा है, सिंपल। इतना सेम है ये कि बिल्कुल वैल्यूज तक सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है और उसी को ऊपर नीचे में उसने नया क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश नहीं की है बिल्कुल भी। और आराम से अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा होगा तो आराम से आपका ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? फिर चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा हुआ था ये ग्लूकोज इनमें से किस किस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन था टॉलेंस, दूसरा स्टिफ्स रिएजेंट HCN, NH2ON, NH2OH, NaHCO3, ठीक है? ये सारे थे। अगर बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर देखें एनसीईआरटी में, तो वहां पे सेम लाइन थी कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्टिफ्स टेस्ट एंड नॉट फॉर्म हाइड्रोसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHCO3। यानी ये इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप इस पेज के 2 पेज पहले जाएंगे, बायोमोलिक्यूल, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 या 3 पेज पहले जाएंगे, तो ये जो बाकी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, NH2OH, HCN और टॉलेंस रिएजेंट, ये सारे टेस्ट आपको पहले करके दिखाए हैं 3 पेज पहले, ठीक है? और फिर यहाँ पर ये दिखाया कि किस किस से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? तो बिल्कुल सेम लाइन उठकर आ गई है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो थर्ड क्वेश्चन में है कि E नॉट वैल्यू फॉर Mn3 प्लस टू Mn2 प्लस, Mn3 प्लस Mn2 प्लस में जा रहा है,
इज मोर पॉजिटिव देन Cr3+ to Cr2+ और Fe3+ to Fe2+। ये रीजन पूछा था इसने, किस किस का, Mn3+ to Mn2+, Cr3+ to Cr2+, Fe3+ to Fe2+। अब आते हैं एनसीईआरटी में, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। वाई इज द ई नॉट वैल्यू फॉर द Mn3+ to Mn2+ इज मोर पॉजिटिव देन Cr3+ to Cr2+ और Fe3+ to Fe2+। बिल्कुल सेम लाइन है, इवन वैल्यूज, नेम, एलिमेंट कुछ भी नहीं चेंज किया, कुछ भी नहीं चेंज किया, सेम उठाकर रख दिया। और इवन इसके नीचे में इसका आंसर भी दिया हुआ है कि D5 to D4 ये भी दे रखा है। इसका मतलब कि बिल्कुल ही डिटो उठाकर इसने रख दिया है वहां पर। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में डायरेक्ट ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछा था। बहुत सारे बच्चों से गलती हो गई इसमें, लेकिन जिन्होंने ये एनसीईआरटी में देखा होगा केमिकल काइनेटिक्स का है ये वाला ग्राफ, तो सिंपल सा ln k वर्सेस 1/t, सिंपल सा ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है इसमें, मतलब बिल्कुल ईजी। ठीक है, इसी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ग्राफ, अगर इसी के नीचे थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन भी लिखी हुई है कि log k2/k1 इक्वल्स टू a/2.303 r, ये पूरी इक्वेशन है। इसमें खास बात यह है कि एक और क्वेश्चन आया था जो कैलकुलेटिव था पूरा, वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड था। मैंने उस क्वेश्चन को ऐड नहीं किया क्योंकि उसमें वैल्यूज थोड़ी अलग आ गई थी, लेकिन वो मुझे ऐड कर देना चाहिए था, बट ज्यादा हो जाते क्वेश्चन। मैं सैंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वो भी इसी पर था। तो मतलब अगर आपने इसे किया होता और इसे किया होता तो आपके 2 क्वेश्चन यानी 4 दूना 8 मार्क्स आपके आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5 पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए मैच द कॉलम था, इसको मैच किया KMnO4 से, KMnO4 KOH से हीट, फिर CrO3 से, फिर O3 ZnH2O। ठीक है, KMnO4 CrO3 O3 ZnH2O। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में सेम है, KMnO4 KOH हीट, फिर CrO3 ये रहा, फिर यहाँ पे नीचे में O3 ZnH2O। तीनों के बारे में आराम से मैच दी कॉलम बनाकर इन्होंने डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस किए होंगे एनसीईआरटी के, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये जो है ये क्या फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होता है इनका यूज, सब पता चल जाएगा, ईजिली आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा हुआ था कि केसी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है आपको, और उसमें बोले हुआ था कि अगर ए और बी और सी के कंसंट्रेशन इतने हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। केसी की वैल्यू दी रखी है, बाकी का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो आपको केसी दे रखा है, क्यूसी निकालना है, क्यूसी से पता चल जाएगा कि किस तरफ डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी के इक्विलिब्रियम में है। पहले तो उसने बताया है क्यूसी कम हो तो किस डायरेक्शन में, क्यूसी ज्यादा हो तो किस डायरेक्शन में, और क्यूसी केसी के इक्वल हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, फिर उसी के नीचे एक क्वेश्चन भी दे रखा था, वैल्यू ऑफ केसी इतना है, और फिर उसके बाद बताया ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू दिस, और फिर ये किस डायरेक्शन में। सेम क्वेश्चन पूछा है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। इवन मैं देखूं अगर तो 3 × 10⁻⁴ नहीं, ये वैल्यू चेंज किया, वरना लिखने का जो इसका तरीका है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये भी बिल्कुल सेम है। और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन बताते हुए इसने बताया कि क्यूसी ऐसे है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी ने इसे कर रखा होगा, मतलब मैं कहता था कि फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से मत कीजिए, लेकिन अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज या फिर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्जांपल्स, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन 7 पे। अ कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H14। C6H14 का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसके पास 2 टर्शरी कार्बन्स हैं, 2 3 डिग्री के कार्बन्स बनाने हैं आपको, और फिर उसका IUPAC नाम बता देना है, सिंपल। तो ऐसे तो कोई भी बना ले जाएगा, लेकिन अगर यही चीज एनसीईआरटी में देखिए तो इसमें क्या लिखा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ किसका, C6H14। सेम कंपाउंड है, उसी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है। सब्जेक्टिव है तो बनाने के लिए पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव है तो पूछ लेगा। तो C6H14 का बनाना है, और उसमें ही आप देखें तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन यहाँ बना हुआ है, और यहीं पर आपका आंसर भी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही है। तो इससे पता चल रहा है कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठकर एनसीईआरटी से आया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। ये क्वेश्चन तो इतना मशहूर है कि बच्चे बच्चे को पता होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रोफिनॉल। आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक था। अगर एनसीईआरटी हम चेक करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है नाइट्रेशन में, एल्कोहल फिनॉल के नाइट्रेशन में लिखा हुआ है कि द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वॉलेटाइल होता है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हाई वॉलेटाइल होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इवन यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर से भी शो कर रखा था कि क्या मतलब होता है इंटर का, क्या मतलब होता है इंट्रा का। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग के भी लास्ट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, उसमें ये दोनों टाइप्स को डिस्क्राइब कर रखा है, और उसमें भी जो एग्जांपल्स यूज हुए हैं वो यही यूज हुए हैं, और उसमें शायद एनिलीन और कुछ ऐसे एग्जांपल्स का भी यूज हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं शो करता है ग्रुप 16 में से? ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली में से कौन -2 शो नहीं करता है? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर कि द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप और पोलोनियम हार्डली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर सिंपल बिल्कुल अच्छे से लाइन लिखी हुई है कि स्टेबिलिटी ऑफ -2 डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप और पोलोनियम जो है वो शो ही नहीं करता -2। बिल्कुल यही लाइन उठकर आ गई इधर कि पोलोनियम डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। NH3 का शेप क्या है, SF6 का शेप क्या है, इसका शेप क्या है, उसका शेप क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग इतना हाथ पैर मारते हैं, ये A3B3, ये लोन पेयर, वो ये वो, और कितने सारे एग्जाम्पल्स कर जाते हैं। लेकिन अगर NCERT के सिर्फ एग्जाम्पल्स कर लेना तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी आपको शो करता हूँ। यहाँ पे क्या है, NH3, BRF5, XCF4 और SF6। अब आते हैं इसमें, NCERT में है XCF4, BRF5, SF4 है, वहाँ पे SF6 है, नेक्स्ट पेज में इसके SF6 भी है क्योंकि उसमें SF6 है ना, हाँ वहाँ पर है। फिर NH3 आ गया, यानी सारे कंपाउंड्स मैंने आपको यहीं एक पेज में दिखा दिए, एक SF6 जो नेक्स्ट पेज में है। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो इतने सारे स्ट्रक्चर पढ़ने लग जाते हो, इवन मैंने भी पढ़ रखा था, मैंने जब ये क्वेश्चंस देखे और ये NCERT में देखा, मैं खुद ताज्जुब में था कि इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे कैसे मैच हो गए, वो भी बिल्कुल सेम एक बुक से पूरे के पूरे। तो मैं यही कंक्लूजन पे पहुंचा कि आपको इवन NCERT को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है और इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हो गए और प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे आपको बिल्कुल कर ही लेने हैं। फिजिकल में तो एटलीस्ट बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम कर लीजिए, ऑर्गेनिक में लाइन और इनऑर्गेनिक में लाइंस, सारी लाइंस रट लीजिए बायो की तरह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का मैं कहूँ तो वेटेज बढ़ता जा रहा है अब, मुझे लगता है कि अब 2025 में हो या उसके बाद भी ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ता जाए। अब इनऑर्गेनिक में ताकत रही नहीं वैसी, उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। फिजिकल की जहाँ तक बात करें तो फिजिकल अब इतना कमज़ोर है फिजिकल कि फिजिकल को, फिजिक्स का छोटा भाई है ना, तो फिजिकल को कोई भी सॉल्व कर लेता है और ऑर्गेनिक में फंस सकता है बंदा, मैच दी कॉलम करके ये वो करके। इसलिए ये लोग ऑर्गेनिक का जो वेटेज है ना वो बढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक पे अपनी पकड़ अच्छे से बनाइए और वो पकड़ NCERT बनवा सकता है। ये थे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो कि मैं लाया था ये प्रूफ करने के लिए कि NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा। मैंने MTG भी देखा, मैंने NCERT वर्ड टू वर्ड देखा, मैंने बहुत सारे बुक्स देखी, लेकिन मुझे किसी में भी ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं मिला। कॉन्सेप्ट्स मिले, क्वेश्चंस मिले, सब मिले, लेकिन ऐसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं मिले। अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको फिर कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसे फॉलो कर लेता तो शायद मेरे 175 नहीं 180 आ जाते, लेकिन खैर, तो अगर आप मेहनत करते हो तो आपके 180 ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी राय बने आपकी, कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी बात हो, कोई भी डाउट हो, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर ले, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।